नमस्कार, न्यूज राउंड अप में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। कोरबा में आबकारी टीम पर हमला हो गया। अवैध शराब बिक्री रोकने गई आबकारी की टीम पर पथराव हो गया है। महिला अधिकारी से धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी को ले जाने के दौरान बवाल हो गया। उरगा थाना क्षेत्र के आमापल्ली गांव की घटना है। आबकारी टीम पर हमला हो गया। आरोपी को ले जाने के दौरान ये बवाल हुआ है। महिला अधिकारी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल है। आबकारी टीम पर पथराव भी हो गया। अवैध शराब बिक्री रोकने गई थी आबकारी विभाग की टीम, उन पर पथराव हो गया। कोरबा में 23 दिनों से लापता महिला का कंकाल पुलिस ने बरामद किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। आरोपी उमेंद्र ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपने 2 अन्य साथियों से भी जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। और पीड़िता ने जब थाने में जाने की बात कही तो आरोपियों ने मिलकर गमछा से गला घोंटकर महिला को मार डाला। शव को बोरे में फेंक दिया। प्रार्थी समीला रजवाड़े के द्वारा चौकी कोल्वी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी पत्नी सोसाइटी में चना शक्कर लेने के लिए गई है, जो घर वापस नहीं आई है। जांच की जा रही थी। जांच में पाया गया कि गुम इंसान को अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठा के जो है जंगल ले गए और अपने एक अन्य साथी गुलाब के साथ उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए। उसी के गमछे में गला दबाकर हत्या कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस समय चाकूबाज लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हैं। खासकर राजधानी और न्यायधानी में चाकूबाजों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक सामने आ रही चाकूबाजी की घटना इसका प्रमाण है। बिलासपुर की बात करें तो इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 120 चाकूबाजी की वारदातें हुई हैं। इन घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 122 लोग घायल हुए हैं। जिस हिसाब से प्रशासन और जिला पुलिस बल अपना दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। लगातार जिस तरह से नाबालिग लड़के और कई लोग जिस तरह से चाकूबाजी कर रहे हैं, उससे बिल्कुल ही शहर की जो आम शांति खत्म हो चुकी है। लोग अपने घरों से निकलने में असुरक्षित महसूस करते हैं। खासकर महिलाएं और वृद्ध जो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। अभी का जो समय जो चल रहा है, अभी जो है प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है। लोग ऑनलाइन चाकू मंगा ले रहे हैं और वो अवेलेबल हो जा रहा है। और सबसे पहली बात है कि अभी जो माहौल जो चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है और पैसे नहीं होने की वजह से जो आज के समय में जो एग्रेसिव होते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशाखोरी बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। आज तक की डेट में करीब 235 ऐसे चाकू बरामद किए गए, मतलब ऐसे चाकूबाजों को पकड़ा गया है। तो पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। विजिबल पुलिसिंग लगातार हो रही है। कोई भी व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, उसको तत्काल चेक किया जा रहा है। 15 दिन में हम लोग डिटेल ले रहे हैं। हर 15 दिन में जितने भी वेंडर हैं ना, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे और भी जो जितने भी लोकल वेंडर भी हैं, उनसे भी डिटेल ले रहे हैं। कटनी के कोतवाली में गांधीगंज इलाके में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे 50 लाख से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के सामान में 30 तोला सोना, 5 लाख रुपए नगद और 5 किलो चांदी के जेवर शामिल हैं। अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मैंने वहीं सागर से पुलिस को खबर करवाई। उसके बाद में पुलिस प्रशासन आया, अंदर आया, पूरा चेक किया। 30 तोला करीब सोना था, 5 किलो करीब चांदी थी और 5-6 लाख रुपए करीब कैश था, जो कि उनने सारा उड़ा दिया। पूरा अलवारी खोल के, पूरे सूटकेस वगैरह खोल के सारी चीज़ तितर बितर कर दी। मौके पर फिंगरप्रिंट की टीम गई थी, डॉग स्क्वाड गया था। हमने फुटेज भी देखे हैं और उसमें 2 व्यक्ति वहाँ से निकलना देखे जा रहे हैं उस गली से। उसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, शीघ्र ही उसका निराकरण करेंगे। पत्थलगांव में कुछ दिन पहले एक परिवार ने नाबालिग बेटी की गुम होने की कांसाबिल थाने में शिकायत की थी। पुलिस को जांच पता चला कि नाबालिग लड़की रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के एक गांव में आरोपी तेज राम निषाद के साथ है। आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच में पता चला कि मिस कॉल के जरिए आरोपी ने नाबालिग लड़की को झांसा देकर
फंसाया, दैहिक शोषण किया। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा गया। प्रार्थी के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर से तेजराम निषाद के कब्जे से उक्त बालिका को बरामद किया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मोबाइल कॉल के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी आरोपी से, और जिसने शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसको अपने साथ ले गया था और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म भी किया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खंडवा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 50 लाख रुपए हड़प लिए। खुद को पुलिस का अधिकारी बताया और बताया कि उनकी सिम से लेन देन हुई है और कई वारदातों को अंजाम दिया गया है और 3 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा, एफडी भी तुड़वा दी और लाखों रुपए की ठगी करवा दी। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हुए तो उनको अपने झांसे में लेकर और 50,20,000 रुपए का ट्रांजैक्शंस 2 अकाउंट्स में पहले किया आरटीजीएस और उसके बाद 2 अकाउंट्स में उनके द्वारा ट्रांसफर किए गए। आज संज्ञान में पूरा मामला हम लोगों ने लिया है। यूपी की एक युवती ने अपनी लापता मां को तलाश करने के लिए एमपी पुलिस से गुहार लगाई है। साथ ही प्राची उपाध्याय नाम की इस बेटी ने IBC24 पर कॉल कर मदद की गुहार भी लगाई। प्राची की मां 60 वर्षीय रानी उपाध्याय हैं जो 12 जुलाई से लापता है। वीडियो भी जारी किया है। एमपी पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी इन्होंने लगाया है। मेरी माँ रानी उपाध्याय जो 12 जुलाई से नहीं मिल रही हैं, वो लास्ट जबलपुर में उनका पता चला था। हम वहाँ पे जब हमने पता किया तो पता चला कि वहाँ एमपी पुलिस को बुलाया गया था और उनकी लापरवाही की वजह से मेरी माँ अभी तक घर नहीं आ पाई हैं। वहाँ पुलिस अगर थोड़ी सी एक्टिव हो जाती उस टाइम पे तो मम्मी उस टाइम मिल सकती थी। नरसिंहपुर में एक व्यापारी के बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि जनता के रक्षक यानी पुलिसकर्मी ही थे। व्यापारी पर दुश्मनों की तरह टूट पड़े। नरसिंहपुर की करेली की यह घटना है। पार्किंग को लेकर व्यापारी से विवाद हो गया थाना प्रभारी का, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मी ने व्यापारी की पिटाई कर दी। वीडियो भी सामने आ चुका है और एसपी ने कार्रवाई करते हुए सभी को लाइन अटैच कर दिया है। बैंक से कैश निकालने के लिए गया था, तो बैंक से कैश निकाल के मैं आ रहा था बाहर, तो ये एक सिविल ड्रेस पे पुलिस वाले थे, अब जो भी थे, तो वो मेरी गाड़ी ले जाने लगे। तो मैंने उनसे बोला आप गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं। उन्होंने अच्छा खासा मारा मुझे, ऊपर थाने में भी ऊपर ले जाके उनने अलग से एक स्ट्रॉन्ग रूम में जाके वहाँ पे भी उनने मेरी मतलब मारपीट की मेरे साथ। कुछ मारापीटी हुई थी आपस में स्टाफ के संबंध में और एक जो यादव जी हैं उनके बीच में। तो उसमें वो है कि जो सम्मानित नागरिकगण आए थे उनके पक्ष में बताने के लिए कि किसकी क्या गलती थी, तो हमने उन सबको सुना। सबसे जो भी तथ्य आएंगे हमने आश्वासन दिया कि जो भी कोई इसमें दोषी होगा तो हम उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। बात नरसिंहपुर की, जहां फटकार में दिल को ऐसा जख्म लगा कि बदले की आग बड़ी वारदात में बदल गई। इस वारदात में एक छात्र ने महिला टीचर को पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। और क्या हुआ इस वारदात में, रिपोर्ट में देखें। फटकार का दर्द, बदले की आग, और उसने पेट्रोल डालकर जला दिया। सनसनीखेज घटना नरसिंहपुर के कोतवाल इलाके की है, जहां 12वीं के एक छात्र ने बदले की आग में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 18 वर्षीय छात्र ने 26 साल की महिला टीचर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। टीचर बुरी तरह झुलस गई है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। वारदात की जांच में पता चला है कि 18 वर्षीय सूर्यांश कोशर पीड़िता टीचर से एक तरफा प्यार भी करता था। 26 वर्षीय पीड़िता नरसिंहपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में गेस्ट टीचर है। आरोपी छात्र 9वीं तक उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र था, लेकिन अनुशासनहीनता की घटनाओं में स्कूल ने उसकी टीसी काटकर बाहर कर दिया था।
और फिलहाल वो एक निजी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त के दिन जब पीड़िता स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में साड़ी पहनकर स्कूल पहुंची तो आरोपी छात्र ने उस पर भद्दे कमेंट किए थे। इससे खफा पीड़िता ने छात्र को डांट फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद से छात्र बदला लेने की फिराक में था। बदले की आग सनक में बदल गई। आरोपी छात्र ने महिला गेस्ट टीचर के घर पहुंचकर उस पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर जलाकर उसे आग लगा दी। लड़की शिक्षिका है, जो पेशे से शिक्षिका है, उसके ऊपर उसके एक जान पहचान वाले लड़के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया था। उस घटना चक्र में उस लड़की के कुछ जो पहने हुए कपड़े वो जल गए थे और कुछ लगभग 10-10% उसका शरीर का भाग भी जल गया था। हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी छात्र पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। कच्ची उम्र में बहके कदम वारदात की दहलीज तक पहुंच गए और एक नहीं कई जिंदगियां झुलस गई। विजेंद्र पांडे, IBC 24, नरसिंहपुर। मुंबई पुलिस ने ठगी के एक बड़े केस में मंदसौर से आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। युवती पर अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर महाराष्ट्र में लाखों की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी युवती 2023 से फरार है। फिलहाल मंदसौर में अपने दोस्त के साथ रह रही थी। मुंबई पुलिस ने मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस से संपर्क किया और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। तो इन्होंने धोखाधड़ी करके 20 लाख रुपए इनसे प्राप्त किए थे। ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर बताई गई। तो इसको गिरफ्तार की कार्रवाई थाना कोतवाली पुलिस के सहयोग से करवाई गई। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 3 लूट की वारदात हो गई। बाइक सवार 2 युवकों ने एक दिन में लूट की 3 वारदातें की। पहली घटना बोदाबाद से जबलपुर जा रही यात्री के साथ हुई, जो स्कूटी में अपने देवर के साथ इंटरसिटी ट्रेन में की तरफ जा रही थी। तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश आए, महिला का पर्स छीन कर भाग गए। दूसरी वारदात में दोनों बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो में रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही महिला का पर्स छीना और भाग गए। इसके बाद उन्हीं युवकों ने कॉलेज चौराहे में ऑटो में बैठी महिला का पर्स छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इनकी तलाश की जा रही है। हरियादिया कुमंदी सिंह और अंजलि द्विवेदी के द्वारा यहाँ थाना पर उपस्थित आकर वो लोग कुमंदी सिंह रेलवे स्टेशन से रीवा तरफ आ रही थी, ऑटो में थी। उनके साथ एक झपटमारी का प्रकरण सामने आया था और अंजलि अपने पति के साथ जा रही थी जो स्कूटी पे थी। उनके साथ भी उनका बैग छीना गया था और फुटेज के आधार पर उसके आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जांच कर रही शिलांग पुलिस की SIT टीम एक बार फिर से इंदौर पहुंची। जानकारी के मुताबिक हत्याकांड के दौरान सोनम और राज ने नए मोबाइल लिए थे। इन्हीं मोबाइल से दोनों आपस में संपर्क में थे। इसी सिलसिले में शिलांग पुलिस की टीम देर रात क्राइम ब्रांच थाने भी पहुंची, जहां अधिकारियों से लंबी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हत्याकांड के अन्य आरोपी आकाश, आनंद और विशाल के भरत जाधव नाम के युवक से संपर्क में होने की बात सामने आई है। टीम ने भरत से क्राइम ब्रांच थाने ले जाकर पूछताछ की है। ये हमारी दुकान के पास में राहुल गारमेंट है, वहाँ काम करता है भरत जाधव। बहुत अच्छे लड़के हैं राहुल गारमेंट पे। मेघालय पुलिस लेके आई है इनको, बोले लिंक जुड़ी हुई है उनके मोबाइल में। क्या दोस्त यार रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ये मेरे छोटे बालक ने फोन करा कि भरत को उठा लेगा। अब शाम को काम पे जाने के बाद में साथ में बैठते थे घर कॉलोनी में। ये भी बैठता था, ये आकाश भी बैठता था, आनंद भी बैठता था। साय सरकार के विस्तार के साथ ही बीजेपी सरकार में सरगुजा संभाग का दबदबा साफ तौर पर नजर आया। ये एक ऐसा संभाग है जहां से मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्री भी सरकार की कैबिनेट में शामिल हैं। इसी बीच राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में जगह देकर कई समीकरण साधने का प्रयास किया गया। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट से आप समझें। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जश्न और आतिशबाजी की तस्वीरें राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाए जाने के बाद की हैं।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग का योगदान काफी अहम रहा। ये किंवदंती है कि सरगुजा जीता तो प्रदेश जीता। पिछली रमन सरकार से लेकर भूपेश सरकार और अब साय सरकार में ये फॉर्मूला पूरी तरह फिट बैठा है। इस बार बीजेपी ने सरगुजा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर 14 की 14 विधानसभा सीटें अपने नाम की। असर ये कि सरकार बीजेपी की बन गई। सीएम साय सरगुजा संभाग से आते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से आते हैं, जबकि कोरिया सीट पर जीतने वाले श्याम बिहारी को प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। साय सरकार की एकमात्र महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी सरगुजा के सूरजपुर से आती हैं। इसके अलावा अंबिकापुर से जीतकर आने वाले राजेश अग्रवाल भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। यानी भाजपा ने सरगुजा संभाग का खास ख्याल रखा है। जानकार मानते हैं कि सरगुजा ने 14 सीटें चुनाव में दी, जिसके बदले में सरगुजा को ये इनाम मिला है। सरगुजा संभाग में एक तरफा 14 सीट पाने के बाद अटकलें शुरू से लगाई जा रही थी कि अंबिकापुर को ज़्यादा से ज़्यादा या सरगुजा को ज़्यादा बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर को सौगात है, जिसकी मांग की जा रही थी। राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। राजेश पहले कांग्रेस में रहे, टीएस सिंहदेव के काफी करीबी थे और फिर ऐन चुनाव के वक्त अग्रवाल ने पांसा पलटा और पूर्व डिप्टी सीएम को हराकर अब इनाम के तौर पर साय कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा अब तक की सरकार में अग्रवाल समाज से एक न एक मंत्री जरूर रहा है। सो बृजमोहन अग्रवाल के बाद राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त किया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा अपने पुराने धाकड़ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना नहीं चाहती थी। ऐसे में बीजेपी ने पहली बार चुनाव जीत कर आए राजेश को मंत्री बनाया। उनको प्रतिनिधित्व बतौर उभार करके अग्रवाल समाज के जो दूसरे प्रतिनिधि थे वरिष्ठ, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी को किनारे किया गया था, अमर अग्रवाल किनारे किया गया था, तो उनके बदले एक नए और फ्रेश चेहरे को लाने का प्रयास मुझे लगता है कि सरकार की ये रणनीति रही, भाजपा हाईकमान की रणनीति रही। साय कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा साफ दिख रहा है। अब देखना होगा कि संभाग का विकास किस गति से होता है। चुनौती भाजपा के नाराज दिग्गजों को मनाने की भी है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। राजेश अग्रवाल पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनने के बाद पहली बार सूरजपुर पहुंचे। इनके आगमन पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़े जोशीले अंदाज में उनका स्वागत किया। बीजेपी दफ्तर अटल कुंज का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली लोकार्पण किया और कार्यक्रम में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। उनसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के साथ जवाबदेही भी बढ़ी है। पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है अपने सरगुजा संभाग में। निश्चित रूप से अपने को जवाबदारी मिली है तो सरगुजा संभाग सहित पूरे छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिलेगा। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से हम उस पर खड़ा होने का कोशिश करेंगे। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा समेत 3 विभाग की जिम्मेदारी मिली है। हमसे खास बातचीत में सीएम साय का विशेष रूप से उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि स्कूल शिक्षा ऐसे 2 और विभाग मुझे दिए गए हैं। बेहतर स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर हम काम करेंगे। दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव ने आज मंत्री पद की शपथ ली है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग समेत 3 महत्वपूर्ण विभाग उन्हें सौंपे हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए गजेंद्र यादव जी है। गजेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से भी जो है बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्कूल शिक्षा विभाग जो मिला है उस पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। स्कूल शिक्षा एक बहुत आवश्यक काम होता है। मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा बड़ा काम होता है और छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि माननीय मोदी जी के गारंटी पे और माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन चल रहे हैं। उनके मंशा के अनुरूप हम इसमें अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और अन्य जो डिपार्टमेंट मिले हैं, ग्रामोद्योग है और आपके पास ग्रामोद्योग, हम लोग सब जानते हैं माननीय मोदी जी जो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल। अभी हम सब देख रहे हैं अमेरिका जो टैरिफ दर जो लागू किया है, उससे बहुत आवश्यक है कि हम अपने लोकल जो सामग्री हैं, लोकल लोगों द्वारा जो निर्मित वस्तुओं का हम उपयोग करें
लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल के गठन से नाराजगी है, लेकिन जाहिर नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। कैसे देखते हैं? भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना बंद करें, वो अपने परिवार, अपने कांग्रेस पार्टी पर ध्यान दे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ गजेंद्र यादव जी, जो कह रहे हैं कि जो विभाग मुझे सौंपे गए हैं वो विभाग पर मैं जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा, और उन्होंने कांग्रेस पर भी और भूपेश बघेल पर भी हमला बोला है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, अविश 24 रायपुर। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गुरु खुशवंत ने कहा कि वो विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं। वो तकनीकी फील्ड से हैं, युवाओं से जुड़ा विभाग उन्हें मिला है। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाएंगे। गुरु खुशवंत ने आज जो है मंत्री पद की शपथ ली है, और उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 प्रमुख विभाग भी सौंप दिए हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए गुरु खुशवंत जी हैं, आपको 3 विभाग दिए गए हैं, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, और आप जिस वर्ग से आते हैं अनुसूचित जाति विकास विभाग। कैसे देखें इन तीनों विकास? माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे उन्होंने दी है। और इतने विभाग जो उन्होंने दिए हैं, कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ा हुआ ये विभाग है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल फील्ड से हूँ, मैंने भी टेक्निकल से इंजीनियरिंग की हुई है, और विश्वास दिलाता हूँ कि टेक्निकल फील्ड में युवाओं को उन्नति हो सके, विकास हो सके, और अच्छी शिक्षा टेक्निकल की उनको मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। लास्ट सवाल है, आप मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जबरदस्त सवाल उठा रही है। कह रहे हैं कि नए लोगों को मंत्री बना दिया गया, पुराने लोगों को छोड़ दिया गया। कैसे देखें कांग्रेस नेताओं के? देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए अब ये फालतू की बातें वो कर रहे हैं, अनगढ़ बयान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी में सिर्फ परिवारवाद चलता है, सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी और कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ गुरु खुशवंत, जो कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट मिला है, मुख्यमंत्री ने दिया है, उस पर वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना हमला किया है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, अविश 24 रायपुर। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने तो मंत्रिमंडल की 20% कैपिंग को लेकर विधेयक ही पारित कर दिया था, लेकिन आज तक अनुमति नहीं मिली है। इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, ये भी आप सुनें। अब सवाल ये उठता है, कभी 14 मंत्री हो गए, जो 13 थे, ये भारत सरकार से अनुमति कब मिली? मिल गई तो मुझे खुशी होगी, बल्कि मैं इस पक्ष में हूं कि 20% होना चाहिए, 15% बढ़ा दो। लेकिन यदि भारत सरकार से अनुमति मिल गई है, उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कब हुआ, और बिना गजट नोटिफिकेशन के ये संख्या में वृद्धि कैसे हो गई, और नहीं है तो फिर ये पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार पच नहीं रहा है। कभी मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल खड़ा करना कि क्यों देरी हो रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद कि क्यों 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं, यह विशुद्ध रूप से मानसिक विक्षिप्तता को प्रदर्शित करता है कि आप मानसिक रूप से कितना कमजोर हो गए। दिल्ली में एनडीए उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार राधाकृष्णन से सांसदों ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों से भेंट कर उन्होंने संवाद किया है। अब इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन। उन्होंने सांसदों से मुलाकात की, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसद भी शामिल हैं। देखिए, चिंतामणि महाराज, संतोष पांडे, रूप कुमारी चौधरी, मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा, ये आपको तमाम लोग सांसद नजर आ रहे हैं। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये 9 सितंबर को साफ हो जाएगा। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने
बी सुदर्शन रेड्डी पर बुधवार को बड़ा हमला बोला। क्या कहा विजय शर्मा ने, सुने आप। बी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बस्तर में जब सलवा जुडूम चल रहा था, चरम पर था, लोग स्वयं ही आगे बढ़ कर के नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहते थे और उस समय हो भी जाता, इतना बड़ा ये विषय हो रहा था, तब इन्होंने जज के नाते ये आदेश किया कि इसको समाप्त किया जाए, इसको बंद किया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तीनों ही बड़े योग्य लोग हैं। सक्षम मंत्रिमंडल होने से सरकार की गति अच्छी होती है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर और बहुत समय तक चिंतन मनन करने के उपरांत यह निर्णय लिया है और तीनों ही बड़े ही योग्य हैं, अच्छा नेतृत्व मिला है और विस्तारित मंत्रिमंडल होने से, सक्षम मंत्रिमंडल होने से, सजग मंत्रिमंडल होने से सरकार की गति अच्छी होती है और आने वाले समय में अच्छा काम होगा। 3 नए मंत्रियों के आने से डबल इंजन की सरकार और स्पीड से काम करेगी। प्रदेश के विकास में इन 3 मंत्रियों को बनने से और गति आएगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नए और पुराने सब बराबर हैं, यहाँ हर कार्यकर्ता बराबर है। कहते हैं गिफ्ट में मिली कोई भी चीज़ अनमोल होती है। अगर वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री की निशानी हो तो उसका मोल लगाना नामुमकिन हो जाता है। रीवा के कांग्रेस के कार्यकर्ता आशीष शर्मा के पास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दिया हुआ एक चश्मा है जो बेहद खास है। दरअसल राजीव गांधी का विंटेज कार्टियर कंपनी का चश्मा आशीष को 8 मई 1991 को रीवा दौरे के दौरान गिफ्ट में मिला था। 34 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी खुली जीप में रीवा पहुंचे थे। इस दौरान युवा कार्यकर्ता आशीष ने उनका स्वागत किया। इस चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री से निशानी के तौर पर उनका चश्मा ही मांग लिया। पहले तो राजीव ने धूप का हवाला देते हुए हिचक दिखाई, लेकिन आशीष के शब्दों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना कीमती चश्मा उतारकर उन्हें भेंट कर दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी चुनाव संचालन के समय यहाँ पर आए थे। मैंने उनसे मांगा था तो वो चश्मा उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। आज तक सुरक्षित रखे हैं। कई लोगों ने मांगने की कोशिश की, कई लोगों ने पैसे देने की कोशिश की। रीवा के बड़े बड़े नेता उस समय के जो हमारे कांग्रेस के। हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के वनांचल इलाके में 19 नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और बीजेपी के पूर्व विधायक संजय शाह इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही नेता इन सड़कों को अपने प्रयासों का नतीजा बता रहे हैं और श्रेय लेने की बात कह रहे हैं। वन क्षेत्र की 19 सड़कों का जाल बहुत जल्दी बिछने जा रहा है। जो पहले मुख्यमंत्री रोड थी वो परिवर्तित करके उसको प्रधानमंत्री रोड किया गया है और उसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोकप्रिय सांसद डीडी उइके जी को और हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा पूर्व विधायक जी ने कल श्रेय लिया है, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप तो, मेरे को 2 साल हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, आपको 15 साल रहा। आपने 15 साल में विधानसभा में खड़े होकर कभी भी आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए, टिमरनी विधानसभा के लिए या वन क्षेत्र के लिए कभी भी मांग करी तो बता दीजिए। एमपी में बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। जबलपुर पहुंचे एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मामले में जल्दी हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। हाईकोर्ट जाएंगे, स्वाभाविक है वो हाईकोर्ट जाएंगे। जिस प्रकार से चुनाव आयोग रबर स्टाम्प बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी हम लोग जाएंगे। अब आपको जबलपुर में बने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे ड्रोन के जरिए शूट किया गया है। जबलपुर में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को केंद्र सरकार के CRF फंड से 1100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो 23 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करने जबलपुर आने वाले हैं और इससे पहले PWD मंत्री राकेश सिंह ने इसका निरीक्षण भी किया है।
23 तारीख को देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी पधार रहे हैं। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत घोषित जिलाध्यक्षों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई थी, इसके बाद से प्रदेश में विरोध जारी है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, मोनू सक्सेना लगातार शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का विरोध कर रहे हैं और उनकी गांधी की प्रतिमा के सामने अपने खून से खत लिखा है राहुल गांधी को और न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है वो फूल छाप कांग्रेसी हैं। भोपाल में जो बने वो फूल छाप कांग्रेसी हैं। फूल छाप कांग्रेसी जो विश्वास सारंग के साथ उठते बैठते हैं, जिन्होंने दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हर बार चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने का काम किया है, वो पद पाकर बैठे हैं। अब लड़ाई न्याय और अन्याय के खिलाफ है, सत्य और असत्य के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 4 तस्वीरें आप देखें। कोरबा में भी प्रदर्शन किया गया, खून से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। कवर्धा में महिला कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध किया, मेहंदी से संविलियन लिखकर संविलियन की मांग की। बिलासपुर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया और सरकार से सद्बुद्धि की प्रार्थना की। इसके अलावा जो चौथी आप तस्वीर देख रहे हैं ये सूरजपुर की है। यहाँ पर NHM कर्मचारी चेहरे पर नेताओं के मुखौटे लगाकर विरोध दर्ज कराते दिखे, जबकि जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिलासपुर की है। यहाँ पर भी NHM के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। MP कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष क्या नियुक्त किए, असंतोष पार्टी में उपजा दिख रहा है। उज्जैन कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जिन नेताओं के नाम संगठनात्मक सर्वे में शामिल तक नहीं थे उन्हें यह जिम्मेदारी मिली कैसे। उज्जैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। दूसरी तस्वीर आप इंदौर की देखिए, देपालपुर की और बेटमा की। यहाँ कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया, अंबेडकर चौराहे पर जीतू पटवारी का ही पुतला जला दिया। देपालपुर में भी मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाते कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। इतने बड़े परिवार में छोटी मोटी अगर कहीं कोई बात रहती है तो वो चलता है, लेकिन हम सब लोग परिवार के तौर पर एक हैं, परिवार के तौर पर काम करेंगे। और मेरी उम्र कम है, निश्चित तौर पर मैं छोटा बन के काम करूँगा। अगर कहीं कोई नाराज़गी होगी तो उसे पूरी तरीके से मनाऊँगा और सब लोग बड़ों के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। महीनों से हम सब लोग इंतजार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जिन लोगों ने दावेदारी करी नहीं जिले की, शीर्ष नेतृत्व ने उनको जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। आज हजारों कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस का, जिसको ये आस थी कि अब राहुल जी फेयर काम करने वाले हैं, हमको हमारा जिला अध्यक्ष मिलने वाला है, जो हमारे बीच में रहेगा। आधी रात को जिसको फोन लगाएंगे वो हमारे बीच में आएगा। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जयवर्धन सिंह कांग्रेस के विधायक, इनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी का फोकस संगठन पर नहीं होता। लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने हाईकमान की मंशा के मुताबिक पूर्व विधायकों पूर्व मंत्रियों को जिलाध्यक्ष बनाकर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। सुने क्या कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है और जो ध्यान, जो फोकस संगठन पर होना चाहिए है वो नहीं रहता है। और उसी सोच को दूर करने के लिए ये निर्णय लिए गए हैं, जहां विधायक, पूर्व मंत्रियों को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ सभागार में और इस मौके पर प्रदेश के 7 जिलों के कलेक्टर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बड़वानी, दमोह, धार, खंडवा, निवाड़ी, टीकमगढ़, विदिशा जिलों के कलेक्टर्स और पूर्व कलेक्टर्स इसमें सम्मानित हुए।
आयोग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के उस पैमाने के आधार पर जिसमें हम अधिकतम जन सुविधा पात्र हितग्राहियों तक नीचे तक पहुंचाएं, सभी सेक्टर में समान रूप से काम करते हुए, जैसा कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम गांव तक वो सारी सुविधा पहुंचे जिसमें वो आज उसकी बसाहट है या वो वहाँ निवास करता है। नीति आयोग के जो 6 पैरामीटर्स हैं जिस पे जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक ये संपूर्णता अभियान चलाया गया था और उसमें जो 6 KPIs रखे गए थे, सभी पैरामीटर्स को इस अभियान के ड्यूरेशन में सैचुरेट कर दिया गया था और मध्य प्रदेश में जो सभी पैरामीटर्स सैचुरेट करने के लिए जो ऑल 6 पैरामीटर्स में जिसने सैचुरेट किया उनको गोल्ड मेडल आज मिला है। भोपाल में माखनलाल विश्वविद्यालय का नया सत्र अभ्युदय 2025 का शुभारंभ हुआ। सत्र का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कवि कुमार विश्वास की मौजूदगी में हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कवि कुमार विश्वास ने माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण किया और संबोधित किया। जब पत्रकारिता की जगत में बात करते हैं तो हमको हर काल हर युग में पत्रकार, उनकी प्रति भावना, उनकी भूमिका, वैसे नायक, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग हमको ये घटनाक्रम निगाह में आ जाते हैं। पत्रकारिता की उसकी एक अपने स्वरूप को कम ज़्यादा करने की भी जो समय के साथ सिद्धता होती है वो परिणाम लाती है और ये पत्रकारिता संस्थान की बहुत अच्छी साख है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची आने के बाद खूब बवाल हो रहा है। कार्यकर्ता नाराज हैं, कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदेश का एक बड़ा तबका ओबीसी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब 71 जिलों में 24 अध्यक्ष यानी केवल 34% ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं, जबकि 6 महीने पहले संगठन चुनाव में बीजेपी ने 62 में से 25 यानी 40% जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से चुने थे। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के नेतृत्व ने बनाए। इसके अंदर भी अगर ओबीसी का प्रतिशत देखेंगे तो वो प्रतिशत बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस स्वयं जो है ओबीसी विरोधी है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण देकर ये सिद्ध कर दिया था कि हम पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों पर सिर्फ राजनीति करती है। हमारे संगठन सृजन अभियान के तहत भी हमने 24 जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग को दिए हैं। तो सच बात यह है कि हम पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं। ग्वालियर के बजौली निवासी विक्की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बड़ा गांव बैंक कॉलोनी में रहने वाले उसके दंपति दोस्त के घर पर विक्की ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिली, मौके पर परिजन पहुंचे और हत्या की आशंका वो जता रहे हैं। सुबह थाने से फोन गया मेरी सिस्टर के पास, मामा गेट के पास, कि ऐसे ऐसे उसने फांसी लगा ली। जब मैं स्पॉट पर पहुंचा तो फांसी के जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। बॉडी उसकी जमीन में पड़ी हुई मिली थी और उसके साइड के बटन टूटे थे और शरीर पे स्क्रैच भी थे और रूम में जाके देखा तो चूड़ियाँ टूटे हुए, ऐसे कोई हाथा पाई हुई उनके बीच में। ये बैंक कॉलोनी में एक युवक निक्की राणा 26 वर्षीय जो बिजौली के रहने वाले हैं, ये वहाँ मृत पाए गए। बताया कि इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि ये जिनके घर में आए थे उन्होंने इनकी हत्या की है। घटना क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इस संबंध में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। गुना जिला अस्पताल में एक बार फिर मरीजों के परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं अस्पताल पर। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने ना व्हील चेयर दी, ना ऑक्सीजन लगाई, जिसके चलते बीमार महिला के बेटे ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। एक महिला ने बेटे के सामने ही दम तोड़ दिया। इधर महिला के बेटे का कहना है कि माँ जो थोड़ी सी संपत्ति छोड़कर गई है उसे बेचकर मैं पैसे दूंगा, लेकिन इस अस्पताल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इससे मैंने कहीं व्हील चेयर बता दो भैया, कहीं जहाँ व्हील चेयर नहीं है, ये ठेला है, ठेला पर लड़का हो। आप जो बताओ, जिसकी माँ, जिसका एक लड़का होगा तो क्या जहाँ बांटवा नहीं है हॉस्पिटल में,
वार्ड बॉय नहीं है तो उसकी भी लिख के दे कि हाँ जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय नहीं है, कल मैं मकान बेचूंगा और मैं मम्मी की जितनी भी जमीन है उसे बेच के मैं जो हॉस्पिटल में चंदा दूंगा। असल में क्या है, जो मरीज़ थी रामकली बाई वो दोपहर में भर्ती हुई थी। हार्ट फेलियर की उनको समस्या थी, है ना। परिजनों अनुसार और डॉक्टर के अनुसार भी उनका हार्ट जो था वो लगभग 18 से 20% ही काम कर रहा था। परिजन ज़बरदस्ती मरीज़ को बाहर ले जा रहे थे, समझाने के बावजूद भी वो मरीज़ को बाहर ले गए। बाहर ले जाने के दौरान मरीज़ की स्थिति बिगड़ी। रिसस्टेट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मरीज़ फिर रिसस्टेट नहीं हो पाए। मंडला जिले की शासकीय हाई स्कूल सुखराम में 7 छात्राओं के अचानक बीमार होने से हड़कंप मच गया। प्रार्थना होने के बाद छात्राओं को चक्कर आने लगा, अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। एम्बुलेंस को बुलाया गया, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद अब उनकी स्थिति ठीक है। आज सुबह सर प्रेयर की पहली एक बच्ची जो है गिर गई सर, फिर 2 बच्ची और उनको चक्कर आने लगी। उनको मेनली सर्दी खांसी बुखार और चक्कर आ रहे हैं। तो आए हैं 6 से 7 बच्चे थे अभी जी, और अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि थोड़े बहुत और आने वाले हैं। अभी बच्चे तो स्टेबल है, सबका बीपी थोड़ा डाउन जा रहा है, बाकी बच्चे तो ठीक है। राजनांदगांव जिले में एक ठेकेदार की लापरवाही ने एक निर्दोष की जान ले ली। बुधवार देर रात कान्हारपुरी वार्ड नंबर 34 में निर्माणाधीन ब्रिज की सुरक्षा इंतजाम न होने से बाइक सवार ब्रिज से नीचे गिर गया। घटना के बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ त्रुटि हमसे भी हुई है। परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है जो उचित हो सकता है हम परिवार के लिए करेंगे। लगभग 1 सप्ताह पहले उसको फिर से काम प्रारंभ कराया गया था, परंतु अभी ये सूचना मिली कि काम फिर बंद कर दिया था। तो परीक्षण में जांच रिपोर्ट में जो भी विषय आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में मर्ग जांच कायम कर लिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, फिर उस अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए प्रशासन को आदेश दिए हैं। दरअसल सत्यनारायण की टेकरी हरित भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को, वन विभाग और पुरातत्व विभाग को 15 दिन के भीतर योजना तैयार करने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक आदेश के बाद ग्वालियर की सत्यनारायण की टेकरी के पर रहने वाले लोगों की अब रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको अतिक्रमणकारी माना है और यहाँ से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन, नगर निगम और डीएफओ से 15 दिन में यहाँ का प्लान मांगा है कि कार्य योजना बताएं कि किस तरह से वो यहाँ पर काम करेंगे। भाई साहब, कितने परेशान हैं लोग? अगर देखा जाए कि जो आदेश हाईकोर्ट का आया है उस आदेश के बाद कितना परेशान है? यहाँ करीबन 2-2.5 घर हैं, 25,000-20,000 आदमी लगभग रहता है यहाँ और मंदिर से पहले निवास कर रहे हैं। हमारी सबकी यही मांग है कि आम रास्ता खोल दिया जाए। क्या कहेंगे आप, जैसे कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, इस पहाड़ी को अतिक्रमण माना है, कहा है कि अतिक्रमण है, हटाओ। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है नगर निगम से, कलेक्टर से, डीएफओ से कि क्या कर सकते हैं इस पहाड़ी पर। मैं हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय जज साहब से एक ही दरख्वास्त करती हूँ, पहले यहाँ की जांच कराएं। जनता के पास पट्टा है, यहाँ पर रहने का उनके पास अधिकार है, फिर भी इस तरीके के अवैध निर्माण को उनको ऐसे लिखना, मैं इसको स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ये कहना है उच्च न्यायालय से, माननीय आप एक बार है ना इसकी पूरी जांच कर लीजिए कि ना यहाँ के है ना आमजन आज से नहीं है, तकरीबन 60-70 साल हो गए इनको यहाँ पे रहते हुए और बाकायदा बिजली का बिल, बाकायदा टैक्स भरा जा रहा है। यहाँ कोई अवैध नहीं है जिसकी वजह से उनको है ना गलत जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें निकाली हैं। और सकते कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके मकानों को अतिक्रमण माना है, हटाने का आदेश दिए हैं। प्रशासन से, निगम से और डीएफओ से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अब देखना यही है कि इस मामले को लेकर आगे प्रशासन और नगर निगम क्या एक्शन लेता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर में कचरे की समस्या को लेकर निगम और राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निगम की सुस्ती और लापरवाही का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। अधिकारी समय पर कदम नहीं उठाते, हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
ग्वालियर में जो कचरे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका विचाराधीन थी, उस पर से चूँकि ग्वालियर में इस समय जो नगर निगम की स्थिति है कचरा प्रबंधन को लेकर कि माननीय उच्च न्यायालय ने कई दिशा निर्देश समय समय पर दिए कि अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, डीएल चोरी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार की अनियमितताएं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करिए, उनको हटाने का काम करिए। हरदा की टिमरनी में विकास के दावे सिर्फ कागजों पर हैं। यहाँ तक पक्की सड़क तक यहाँ नहीं बन पाई है। फूलड़ी हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोड न होने के चलते कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ के चलते कई बार उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, जूते चप्पल भी कीचड़ में धंस जाते हैं। ये कीचड़ है, उस पर चल नहीं पाते। हमको स्कूल तरफ से साइकिल भी दी गई है, तो साइकिल दी तो वो फिसलती है, लेके भी आते तो वो घर पर 4 महीने के लिए रखी गई है। मुझे रास्ते में आने में बहुत तकलीफ होती है, आधा से पौन घंटा लगता है आने में, और कीचड़ बहुत है, हमारे जूते वगैरह ड्रेस वगैरह गंदी होती है। तो रोड जो अभी आप देख पा रहे हैं कि बच्चे बारिश में साइकिल तक नहीं ले पाते हैं, लेकर के आ पाते हैं, और उन्हें चल करके आने में समय भी लगता है और परेशानियों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि कीचड़ युक्त रास्ता है। तो लगातार शायद पहले ही विधायक जो शुरू के डे 1 से हम खेत सड़क योजना की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई भी गोहा काकड़ ना रहे जहां हमारे किसान या हमारे विद्यार्थी कहीं पैदल चले कीचड़। और दूसरा जो निकटस्थ रोड है वो कच्चा रोड है। उस संबंध में कुछ नागरिकों ने भी मतलब सूचना दी थी, ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया है कि मतलब वहाँ पर अगर कुछ मरम्मत के कार्य हो सके तो उसको कर लेंगे। धार जिले में हटवाड़ा स्थित इमामबाड़े को लेकर चल रहे विवाद में एक बड़ा अपडेट है। एसडीएम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन और पुलिस ने इमामबाड़े पर लोहे का गेट लगाकर ताला जड़ दिया। इस दौरान शहर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, तो पुलिस बल लगा हुआ है और चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था। निर्णय लिया गया एसडीओ कोर्ट के द्वारा कि इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, तो उस पीडब्ल्यूडी की संपत्ति को सारे त्यौहार समाप्ति के बाद सभी लोगों से बातचीत करके और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसको लेकर के उस संपत्ति को पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाए, शहर की शांति भंग हो, इसके लिए हम लोगों ने भारी सुरक्षा बल लगाया। दरअसल ये पीडब्ल्यूडी का भवन था, इसको लेके एक विवाद था एक पक्ष से, उसके संबंध में हाईकोर्ट में ये एक पक्ष को पक्ष गया हुआ था। उन हाईकोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर एसडीएम लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत उस भवन को पीडब्ल्यूडी का मानते हुए उनको कब्जा सौंपने का आदेश दिया था। महासमुंद जिले की माता कर्मा कन्या महाविद्यालय पिछले 20 सालों से अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी टेबल तक नहीं है। 360 छात्रों के लिए केवल 200 कुर्सी टेबल है। एक कमरे से दूसरे कमरे में कुर्सी लेकर बच्चे जाते नज़र आते हैं आपको। बच्चों ने बताया कि लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, प्रयोगशाला की केमिकल एक्सपायर हो गए हैं, शेड टूटा हुआ है, तमाम समस्याएं हैं। लाइब्रेरी को लेकर हमारे कॉलेज में बुक की समस्याएं हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, नया शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है जो भी एजुकेशन है उसको, तो उसमें एनईपी की बुक अवेलेबल नहीं रहती भी है तो सैंपल के रूप में 1-2 रहती है जिसे अन्य स्टूडेंट ले जाते हैं, तो हमें बुक की समस्या होती है। यहाँ टेबल कुर्सी की कमी है। इसके लिए आवेदन भी दिया गया है महाविद्यालय से की तरफ से, लेकिन यहाँ इसकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। महाविद्यालय में विविध तरह की समस्याएं हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का, और इसके लिए हम लगातार प्रशासन को इस संबंध में सूचित करते रहे, पत्राचार करते रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि शासन हमारी उन समस्याओं का समाधान जल्दी करेगी। रायगढ़ में केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना का काम लेट लतीफ़ी का शिकार हो गया है। योजना के तहत 12 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना है। केंद्र सरकार ने जून 2024 तक इसकी डेडलाइन तय की थी, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 1 साल अतिरिक्त हो जाने के बाद भी अब तक निर्माण एजेंसी ने स्टेशन के रिनोवेशन का काम पूरा नहीं किया। निर्माण के नाम पर केवल वेटिंग हॉल और लिफ्ट का काम पूरा हुआ है, जबकि प्लेटफॉर्म, पार्किंग, टिकट काउंटर, पार्क निर्माण जैसे काम अब भी अधूरे हैं।
खास बात यह कि स्टेशन के उद्घाटन की तारीख 2 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया है। इस आधे अधूरे निर्माण की वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रेल प्रबंधन ने भी इस निर्माण में देरी की बात स्वीकारी है। हालांकि उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर तक स्टेशन का इनॉग्रेशन कर लिया जाएगा। जी, रायगढ़ स्टेशन में लगभग 6 करोड़ रुपए का काम होगा। जानकारी 3 साल से चल रही है और ठेकेदार ने 2 बार अपने डेट को आगे बढ़ा चुका है कि अब शुभारम्भ कर देंगे कब, बस। लेकिन रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ सिर्फ खुदाई चल रही है, सिर्फ वो शेड निर्माण हो रहा है। कभी बाउंड्री तोड़ते हैं, कभी बाउंड्री बनाते हैं, कभी पेंट करते हैं, फिर वो पेंट 1 साल पुराना हो जाता है। ऐसे करते करते यात्रियों की सुविधा की कोई ध्यान नहीं। पिछले 3 साल से रायगढ़ रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब है। जो अमृत मिशन योजना के तहत जो रेलवे स्टेशन कार्य कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। केवल लेट लतीफ़ कर रहे हैं। कई बार इनॉर्गेशन का भी डेट आ चुका है, लेकिन देखा गया कि उस डेट में किसी पर कोई शुभारम्भ, कोई कार्य कुछ नहीं हुआ है। केवल बड़े बड़े गड्ढे करके लोग छोड़ रखे हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मंडला में पिपरिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में छात्रों के सामूहिक रूप से बीमार पड़ने की घटना के बाद एक छात्रा की मौत हो गई और इसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। हॉस्टल अधीक्षिका पूनम देवी और अधीक्षक संजीव कुमार राठी को निलंबित कर दिया है और स्टाफ नर्स सुरसरी अंजलि सयाम की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। प्राचार्य मोनिका रोहिला के निलंबन का प्रस्ताव राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली को भेजा गया है। इन पर घटना की सूचना तत्काल नहीं देने और मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के साथ ही संस्था में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए जाने को लेकर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर साहब के हस्ताक्षर से हमारे आयुक्त आदिवासी विकास जो है हमारे कमिश्नर साहब, उनको रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर उन्होंने जो दोनों अधीक्षक थे उनको सस्पेंड कर दिया है और जो नर्स थी उसको, चूँकि आउटसोर्स से थी, उसको अलग करने के निर्देश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज़ लोगों के सिर पर इस कदर चढ़ा है कि वे न नियमों की परवाह करते हैं, न ही सुरक्षा की। लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में लोग कहीं भी कैमरा ऑन कर रील शूट करने लग जाते हैं। कई बार उनके लिए मुसीबत की वजह भी बन जाती है। ऐसा एक मामला रीवा से सामने आया। अजय त्रिपाठी नाम के एक युवक ने टशन दिखाते हुए शहर के समान थाना परिसर के सामने रील बना दी। ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद युवक का वीडियो में कहते दिखाई दे रहा है कि पुलिस हमारा बाप है और उसने लोगों से अपील की कि किसी थाने या आसपास के इलाके में रील ना बनाएं। गलती हो गई, मैं उस वीडियो को अभी डिलीट करूंगा और इस तरह की गलतियां आप लोग मत करें और ना करने दें किसी को। जय हिंद, जय भारत। साकेत है, कहीं भी सरकारी उसमें थाने में रील बनाना, पुलिस सबकी बात है। जय हिंद, जय भारत। थाना समान परिसर में पूर्व में कुछ लोगों की रील थाना परिसर का उपयोग करते हुए वायरल हुई थी, जिसमें उनका कंटेंट जो है वो ठीक नहीं था। इस संबंध में थाने में बुलाकर उनको समझाइश दी गई कि थाना परिसर का प्रयोग अपने रील के कंटेंट में ना करें। टाइगर सफारी मुकुंदपुर से एक दुखद खबर आई। 11 साल के सफ़ेद बाघ टीपू की मौत हो गई। बता दें कि टीपू को साल 2023 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली से मुकुंदपुर लाया गया था। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने पर 3 महीने से इसका इलाज चल रहा था। 19 अगस्त की शाम किडनी फेल होने से सफ़ेद बाघ टीपू की मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।